हेलो एंड सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर देखिए, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ आज आया हूं। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको याद होगा और आपने देखा भी होगा कि मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने 27 जनवरी शिफ्ट 1 के आईटी जेईई मेंस के पेपर का सॉल्यूशन अपलोड किया था और मैंने आपसे एक कमिट किया था कि मैं जल्दी बाकी सॉल्यूशंस भी लेकर आऊँगा। तो अपने कमिटमेंट के साथ आज मैं फिर आपके सामने इस कैमरे पर आया हूं और 27 जनवरी शिफ्ट 2 का सॉल्यूशंस आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आई होप कि आपको पिछला लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा और मज़ा भी आया होगा। ठीक है, इसी होप के साथ और कह सकते हैं यहाँ पर इसी कॉन्फिडेंस के साथ आज मैं दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो जिसमें मैं 27 जनवरी शिफ्ट 2 के सॉल्यूशंस को डिस्कस करूंगा। ना केवल डिस्कस करूंगा बल्कि उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिससे आप बाकी के क्वेश्चंस अगर बनते हैं जिससे आप उन्हें अटेम्प्ट कर सकें, वो भी मैं आपको समझाने का भरपूर प्रयास करूंगा आज के इस वीडियो में। तो बिना समय की देरी किए हुए और बिना आपके इस प्रीशियस और इम्पोर्टेंट टाइम को बर्बाद किए हुए, नाउ लेट स्टार्ट द सॉल्यूशंस ऑफ 27 जनवरी शिफ्ट 2 जेईई मेंस पेपर। लेट स्टार्ट नाउ। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, यहाँ पर लिखा है द टेक्निक यूज फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ स्टीम वोलाटाइल वाटर इमिसिबल सब्सटेंस इज। कौन सी टेक्निक हम यूज करेंगे बच्चों? तो आपको जैसा कि 4 टेक्निक यहां दी गई है, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड स्टीम डिस्टिलेशन, ये आपको दिए गए यहां पर। अब क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो बेटा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स्टीम डिस्टिलेशन। अब मैं आपको बताऊं यहां पर ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये जीओसी का सबसे जो यूनिट 1 जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये उससे बेटा पूछे गए। इस बार आपने देखा होगा कि क्रोमेटोग्राफी से काफी क्वेश्चन पूछे गए, इनसे काफी क्वेश्चन पूछे गए। मोस्ट ऑफ कोचिंग्स एंड स्कूल इस चीजों को बेटा स्किप कर देते हैं, कहते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है। बट मैंने जैसा कि कहा कि जब हम जीओसी पढ़ते हैं बेटा, जीओसी का जो पहला जो यूनिट होती है वो है आइडेंटिफिकेशन, एस्टिमेशन एंड सेपरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड फ्रॉम गिवन सैंपल्स। तो ये उसी का ही एक पार्ट है जो कि मैं तो अपने बच्चों को जरूर पढ़ाता हूँ और मोस्टली लोग पढ़े भी होंगे, पर जिन्होंने नहीं पढ़ा है अभी तक उनके लिए मेरा ये सजेशन है कि जब आप अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट में जाइएगा तो उससे पहले इस यूनिट को जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन भी आपको पेपर में मिल गया तो 4 नंबर होते हैं। और आप भी जानते हैं जब रैंकिंग की बात होती है, जब अच्छे कॉलेज की बात होती है तो बच्चों एक एक नंबर भारी पड़ते हैं। तो सबसे पहले कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टीम डिस्टिलेशन, क्योंकि स्टीम डिस्टिलेशन उन सब्सटेंस के लिए बेटा यूज किया जाता है जो खुद तो वोलाटाइल होते हैं बट उसमें प्रेजेंट इंप्योरिटीज नॉन वोलाटाइल होती है। और जो कंडीशन लिखी गई है स्टेटमेंट यहाँ पर, ये उसी के फेवर में जो जस्ट मैंने भी कहा है। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बेटा स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन के लिए 2 कंडीशन है, जो सब्सटेंस होगा जिसको आप प्योरीफाई कर रहे हैं वो वोलाटाइल होना चाहिए और दूसरा जो इंप्योरिटीज है बेटा वो नॉन वोलाटाइल होनी चाहिए, तभी ये कंडीशन अप्लाई होगी। अदरवाइज बेटा ये स्टेटमेंट बाकी 3 के लिए तो रॉन्ग है ही इसमें यहाँ पर। नेक्स्ट इसी के साथ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। कहा गया आइडेंटिफाई बी फाउंड इन द रिएक्शन। इसमें आप देखिए इस कंपाउंड को यहाँ पर एक्सेस अमोनिया में ऐड किया गया, तो क्या बनेगा? पहले हम ए जान लेते हैं, क्योंकि अमोनिया एक्सेस में है तो ऑब्वियस ही बात है ये इधर भी हिट करेगी और इधर भी हिट करेगी और बनाती है अमोनियम क्लोराइड। और हमारे पास जो बेटा ए बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, Cl NH3 प्लस Cl माइनस CH2 और ये बनेगा बेटा NH3 प्लस Cl माइनस, ये बनता है बेटा इसमें यहाँ पर इस तरीके से, ये अमोनियम सॉल्ट बन गया। ठीक है, अब इसमें हम बेटा क्या ऐड करेंगे? यहाँ पर इसको ऐड की, ये ए है, इसको ऐड किया गया किसमें? एल्कली में। ये प्रॉपर्टी है कि किसी भी एल्कली को जब आप अमोनियम सॉल्ट में ऐड करते हैं
तो या तो अमोनिया बनेगा या अमोनिया डेरिवेटिव बनेंगे, और साथ में वाटर और सॉल्ट भी बनेगा। तो जब आप, ये अमोनियम सॉल्ट है बेटा, ये भी अमोनियम सॉल्ट है, तो जब आप इस कंपाउंड को एल्कली में ऐड करेंगे तो सबसे पहले बेटा बनेगा नॉर्मल सॉल्ट NaCl, फिर वाटर बनेगा यहां पर, और यहां से क्या बनेगा, अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव, क्योंकि ये अमोनिया नहीं है, ये अमोनिया के डेरिवेटिव है। तो यहां पे बेटा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा एमाइन होगा, और कौन सा एमाइन होगा, डाई एमाइन होगा। कौन सा डाई एमाइन होगा, ब्यूटेन 1,4 डाइमाइन। यही बेटा इसका आंसर है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब आप इस कंपाउंड को एक्सेस अमोनिया में ऐड करेंगे तो अमोनियम सॉल्ट बनेगा, और अमोनियम सॉल्ट की प्रॉपर्टी कि जब भी आप उनको किसी एल्कली में ऐड करेंगे तो वहां पर अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव बनते हैं जो कि एक एमाइन होते हैं या हो सकते हैं, ठीक है। साथ में एक नॉर्मल सॉल्ट बनेगा जो कि सोडियम क्लोराइड, जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन्ड है, और साथ में वाटर भी बेटा एलिमिनेट होगा जैसा कि आपको कन्वर्जन में दिया हुआ है। जो फाइनल प्रोडक्ट बेटा बी होगा वो दिए गए ऑप्शन में, ये ऑप्शन सी है बेटा इसमें, यहाँ पर यही आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला पूछा गया बेटा, सबको दिख रहा होगा। बॉन्ड लाइन में बेटा होता क्या, जो बॉन्ड होते हैं उनको लाइन से स्पेसिफाई करते हैं। जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा वो ये है आपका, ये है यहाँ पर। दिस इज योर फाइनल आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये आता है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट रस्टिंग ऑफ आयरन। सबसे पहले देखिए, अब इन्होंने कहा है कि कौन सी स्टेटमेंट रस्टिंग के लिए सही नहीं है, रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए, और दी गई 4 स्टेटमेंट। इसका मतलब कोई एक ही होगा जो सही नहीं है, इसका मतलब बाकी 3 सही हैं। तो पहले हमको बेटा एक्सप्लेन करना चाहिए, समझना चाहिए कौन सही है। अगर आप इसको रिकॉग्नाइज कर ले कौन सही है तो ऑब्वियस सी बात है जो गलत है वो अपने आप आपको मालूम हो जाएगा। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन की पहली कंडीशन क्या लिखी गई है, pH लाइज अबव 9 और 10। रस्टिंग ऑफ आयरन डजंट, बिल्कुल सही बेटा। रस्टिंग ऑफ आयरन बेटा जो होती है वो एटमॉस्फेरिक एंड मॉइस्ट एयर में होती है, जहां पर क्या होता है, मीडियम स्लाइटली एसिडिक होता है। अब अगर आप pH 9-10 कर देंगे तो मीडियम बेस हो जाएगा, जो उसमें प्रेजेंट H+ को न्यूट्रलाइज करके वाटर बना देगा, जिससे कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और जिसमें एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है, अगर आपने pH 9-10 कर दिया तो मीडियम में जो भी H+ आयन होंगे वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ऐसी केस में कैथोड पे बेटा जो रिएक्शन होती है, कैथोड रिएक्शन क्या होती है, दिस, ये बेटा ब्लॉक हो जाएगी, ये रिएक्शन ब्लॉक हो जाएगी बेटा। और अगर ये रिएक्शन ब्लॉक हो गई तब तो ये सेल रही नहीं। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है कि जब भी हम रस्टिंग ऑफ आयरन करेंगे तो pH कभी भी 9-10 या अबव 7 अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने अबव 7 अलाउ कर दिया तो मीडियम से या जो इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर होगा जो एयर के थ्रू आयरन बना रहा अपने चारों तरफ, उसमें से कैथोड रिएक्शन एलिमिनेट हो जाएगी। अगर ये कैथोड रिएक्शन बेटा एलिमिनेट हो गई तब तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन ही नहीं पाएगा, और अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं बन पाया तो फिर तो बेटा रस्टिंग पॉसिबल ही नहीं है। मतलब इस स्टेटमेंट के साथ में ये भी सही हो गई। तीसरी बात लिखा, डिसॉल्व एसिडिक ऑक्साइड इन वाटर एक्ट एज ए कैटलिस्ट। मैंने अभी बोला आपको और आपको करके भी दिखाया है, जब भी आप आयरन की रस्टिंग करते हैं तो वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ड्रॉ करती है जिसमें एनोड पर आयरन का ऑक्सीडेशन होता है और उसका कन्वर्जन फेरस आयन में होता है। वो फेरस आयन एटमॉस्फेरिक एयर के संपर्क में आती फेरिक ऑक्साइड बनाती है। एट सेम टाइम वही एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कैथोड पर H+ के साथ वाटर बनाती है। अब अगर मीडियम में एसिडिक गैसेस ऑक्साइड होंगे तो कहीं ना कहीं वो pH को लोअर डाउन करेंगे। अगर pH कम होगी तो H+ आयन ज्यादा और जल्दी बनेंगे, जिससे कैथोड रिएक्शन स्पीड अप होगी और आयरन इजीली रस्ट फॉर्म करेगा। मतलब बेटा ये हुआ, यहां पर स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी और स्टेटमेंट डी ये तीनों ही बच्चों करेक्ट है। अगर कुछ यहां पर करेक्ट बेटा नहीं है तो वो है बेटा ये कोटिंग ऑफ आयरन सरफेस।
बिल्कुल सही लिखा है, कोटिंग ऑफ आयरन सर्कस बाय टिन प्रिवेंट रस्टिंग। इवन ये यहां तक तो सही है, पर इसके आगे जो लिखा वो गलत है। देखिए यहां पर जिस तरह आयरन पर जिंक का गैल्वेनाइजेशन करते हैं, उसी तरह यहां पर टिन से भी कोटिंग की गई है। पर जैसे ही कोटिंग रिमूव होगी, पीलिंग ऑफ का मतलब होता है रिमूव हो जाना या हट जाना, तो जैसे ही रिमूव होगी आयरन फिर से एयर में क्या होगा बेटा, एक्सपोज होगा। और अगर वो एक्सपोज होगा तो वो अगेन रस्ट फॉर्म करेगा, जो कि बेटा इसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। मतलब जो रॉन्ग स्टेटमेंट है बेटा यहाँ पर वो सी है, और यही आपका फाइनल आंसर है, रॉन्ग स्टेटमेंट। आई होप सबने जिन्होंने भी एग्जाम दिया होगा उन्होंने यही टिक किया होगा, और जिन्होंने ये पेपर किया होगा उनको मालूम हो जाएगा कि यही इसका फाइनल और सही आंसर है। अगले क्वेश्चन बच्चों आते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या देखिए, क्वेश्चन 5 कहते हैं विच अमंग द फॉलोइंग हैलाइड विल नॉट शो SN1 रिएक्शन। इसमें से कौन है जो SN1 रिएक्शन कैरी ऑन नहीं करेगा। ठीक है, अगर हम इसको गौर से देखें बच्चों, इसमें यहाँ पर SN1 रिएक्शन कौन नहीं कैरी करेगा, तो हमें यहाँ पर 4 कंपाउंड दिए गए हैं। ए हमको दिया गया बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl। बी दिया गया बेटा यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH Cl। सी बेटा दिया गया है हमको यहाँ पर ये हो गया, और डी बेटा हमको दिया गया है ये हमको दिया गया बेटा यहाँ पर। अब कौन पूछा गया है कि इसमें से कौन SN1 रिएक्शन नहीं करेगा, तो ऑब्वियस ही बात है। देखिए SN1 रिएक्शन कहां पर होती है, कार्बोकेटाइन पर होती है। ऑब्वियस ही बात है, जो कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा वहां पर यह रिएक्शन बेटा बिल्कुल नहीं होगी। और अगर हम इन तीनों एग्जाम्पल को गौर से देखें बेटा, इसमें यहाँ पर अगर आप लोग भी देख रहे हैं तो इन सभी एग्जाम्पल में बेटा अगर आप गौर से देखिए तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में बनने वाला कार्बोकेटायन मोर स्टेबल या मोर स्टेबल होगा। क्यों होगा, यहां रेजोनेंस है, यहां भी रेजोनेंस बनेगा बेटा बिकॉज ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट, अलॉन्ग विद यहां पर बेटा क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ऑप्शन ए, सी और डी में बनने वाले कार्बोकेटाइन जो हैं बेटा, आपको जो दिख रहे हैं यहां पर, ये हाईली स्टेबल है। और क्यों स्टेबल है, उनका अपने रीजन है। पर अगर हम बात करते हैं बी वाले की बेटा, जैसे आप इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा इस तरह से, यहां रेजोनेंस नहीं बनेगा। मतलब ये जो कार्बोकेटायन है ये बेटा अनस्टेबल है। अब अगर ये अनस्टेबल है तो ऑब्वियस सी बात है ये एग्जिस्ट करेगा नहीं या जल्दी कंज्यूम हो जाएगा। मतलब इसकी हाफ लाइफ टाइम क्या होगी, वेरी लो होगी, और एग्जिस्टिंग टाइम पीरियड बहुत कम है इसका। तो ऑब्वियस सी बात है जब ये सस्टेन्ड ही नहीं करेगा तो ये SN1 कैसे कैरी करेगा। तो यहां बेटा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है हम लोग का ऑप्शन बी ओनली। बी यहां पर ऐसा कंपाउंड है बच्चों जो SN1 रिएक्शन नहीं करेगा। बी को छोड़कर सभी बेटा SN1 कैरी ऑन करेंगे। आई होप सबको रीजनिंग समझ में आई होगी और रीजन भी समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फंक्शन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। अगर आप गौर से देखिए, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन में +7 है, ये बेटा +5 है, ये क्या है यहां पर +6 है, और ये बेटा -3 ऑलरेडी दिया हुआ है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा होते क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बनाते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट को रिड्यूस करते हैं, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट एनायन फॉर्म करते हैं। अगर आप इसमें देखिए यहां पर, अगर ये एक इसके पास +7 चार्ज है मतलब ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, इसके पास +5 है मतलब ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, यहां +6 है मतलब बेटा ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है।
पर नाइट्रोजन 3- ये ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके बेटा ऑक्टेट पूरा कर चुका है, मतलब N3- इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता है। तो जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ही नहीं तो ऑब्वियस ही बात है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ही नहीं। तो यहाँ पे जो बेटा करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, मतलब N3- इज नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? आई होप सबको चीज समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। फिनोलिक ग्रुप को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर टोलेंट टेस्ट आप भी जानते हैं, एल्डिहाइड के लिए होता है, ल्यूकस अल्कोहल के लिए होता है, और कार्बिलेमिन नाम से इमाइन के लिए होता है। ये फिनोल्फ्थालीन डाई टेस्ट ही एक ऐसा टेस्ट है बेटा इसमें यहाँ पर जो कि फिनॉल के लिए होता है। और इसमें होता बेटा क्या है, जब आप फिनॉल को ऐड करते हैं किसमें, थैलिक एनहाइड्राइड में, जब आप फिनॉल को थैलिक एनहाइड्राइड में बेटा ऐड करते हैं तो यहां से बनता है फिनोल्फ्थालीन बनती है। एक मिनट, सॉरी, फिनोल्फ्थालीन बनती कैसे बनती है समझो बेटा। यहां पर ये फॉर्मूला होता है थैलिक एनहाइड्राइड का बच्चों। कैसे होता है देखिए आप, ये होता है बेटा हमारे पास थैलिक एनहाइड्राइड, ये इसकी रिएक्शन बेटा कराते हैं फिनॉल के साथ, ये बेटा ये पूरा हट जाता है। इसको हटाने के बाद जो कुछ ही बेटा बनेगा हमारे पास, क्या बनेगा देखो यहाँ पर हमारे पास बनता है, यहाँ पर ये कुछ ऐसे बनेगा, यहां पर बनेगा सिंगल बॉन्ड और यहां बेटा बनता है सिंगल बॉन्ड इस तरीके से। और ये सिंगल बॉन्ड O के साथ नहीं बनेगा बेटा, ये सिंगल बॉन्ड बनता है किसके साथ, C के साथ बनता है। कैसे बनेगा ये भी मैं आपको बना के दिखाता हूं। ये कुछ ऐसे बनेगा, एक मिनट, ये हट गया O, ये H हटा और ये H हट गया, और ये बेटा यहां पर आएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से, ये बेटा बनता है हमारे पास। इसको हम कहते हैं फिनोल्फ्थालीन कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनोल्फ्थालीन। और फिनोल्फ्थालीन की प्रॉपर्टी क्या है, अगर इसको आप एसिड मीडियम में ऐड करेंगे देन इट रिमेन कलरलेस, और अगर इसको बेटा हम ऐड करेंगे बेसिक मीडियम या एल्कलाइन मीडियम में तो ये पिंक कलर का बेटा हो जाता है। इसीलिए इसको हम कहते क्या है, थैलिन डाई टेस्ट कहते हैं। ये थैलिन डाई टेस्ट केवल और केवल फिनॉल शो करता है, वो भी किसके साथ, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ। और कैसे, वो आपके सामने, इसी को बेटा कहते क्या है, फिनोल्फ्थालीन कहते हैं। क्या कहते हैं, PHENPTHLAEIN, फिनोल्फ्थालीन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये कहते हैं आपको एक ही कंपाउंड के 3 रेजोनेंस दिए गए हैं और कंपाउंड का नाम है prop 2-in-1-al। prop 2-in-1-al है आपके। इसके देखिए यहाँ पर एक नहीं 3 स्ट्रक्चर दिए गए, ए फर्स्ट सेकंड थर्ड। आपको उनको अरेंज करना है रिलेटिव ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में। अब बेटा अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी है क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। दूसरे नंबर पर कंपेयर करना है इन दोनों पर। अगर आप यहां देखिए O पे प्लस चार्ज है, आप भी जानते हैं O की नेगेटिविटी जो होती है बेटा वो क्या होती है, C से ज्यादा होती है। तो ऑब्वियस ही बात है O पे प्लस चार्ज तो हो सकता नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये अनस्टेबल है या इसकी स्टेबिलिटी इनसे कम है। तो नंबर 1 पर फर्स्ट हो गया, फिर सेकेंड हो गया, फिर थर्ड हो गया। ये है बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। और अगर हम इसको फॉलो करें तो जो करेक्ट ऑप्शन बेटा आएगा वो हमारा आएगा सी। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी फर्स्ट की है, फिर सेकंड की है एंड देन आफ्टर थर्ड की है।
नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये क्वेश्चन दिया गया है हमको, हो सकता है आप लोग को वहां ना दिख रहा हो तो मैं बेटा इसको यहां लिख देता हूं। कन्वर्जन ए है, इसमें फिनॉल का कन्वर्जन सैलिसिलिक एसिड में किया गया है ये, और कंडीशन दी गई बेटा इसके लिए यहां पर Na2Cr2O7 एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट। बी बेटा है हमारे पास फिनॉल का कन्वर्जन सैलिसल्डिहाइड में हुआ है, सैलिसल्डिहाइड। और इन्होंने जो कंडीशन बेटा दी है सेकंड NaOH, और ये दिया गया है CH3Cl, एक मिनट, CH3Cl ये दिया गया है। सी बेटा दिया गया हमको यहां पर फिनॉल से ये बनाना में यहां पर ये डाइफिनोन। इसके लिए बेटा कंडीशन दी गई हमको यहां पर थर्ड में फर्स्ट है NaOH CHCl3, और सेकंड बेटा दी गई इसमें यहां पर NaOH, और थर्ड बेटा दिया गया हमको HCl। और जो डी दिया गया बेटा इसमें डी है फिनॉल से बनाना है मिथॉक्सीबेंजीन, ये मिथॉक्सीबेंजीन है। और यहां पर बेटा ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट में NaOH CO2 और HCl। अब बताना है कौन किसका करेक्ट ऑप्शन है। सबको दिख रहा होगा, वहां व्हाइट स्क्रीन थी बेटा, हो सकता है आपको विजिबल ना हो कैमरे में, इसलिए हमने इसको सामने लिख दिया है। अब अगर आप देखिए यहां पर फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनना है, तो फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड कब बनेगा? ये बेटा दो ही कंडीशन बन सकता है, या तो रीमर टाइमन हो या कोल्वे श्मिट हो। रीमर टाइमन में हम CCl4 को NaOH के साथ हाइड्रोलिसिस करेंगे इन एसिडिक मीडियम HCl, पर वो चीज यहां दी नहीं गई है। दूसरी कंडीशन बेटा होती है हमारे पास क्या? दूसरी कंडीशन बेटा हमारे पास होती है कोल्वे श्मिट रिएक्शन, जिसमें हम CO2 गैस को NaOH के साथ पास करेंगे, देन आफ्टर वी कंडक्ट हाइड्रोलिसिस। तो CO2 NaOH और HCl वो बेटा आपको ये दिया गया है। मतलब ये होगा कि A को इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमें ऑप्शन 4 यूज करना पड़ेगा। अब A का ऑप्शन 4 कहां पर है? C में है और A में, मतलब ये दोनों ऑप्शन बेटा यहीं खत्म हो जाते हैं। फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड, इसके लिए बेटा हमें क्लोरोफॉर्म यूज करनी होगी, और क्लोरोफॉर्म अगर हम गौर से देखें तो क्लोरोफॉर्म हमारे पास कहां पर है? क्लोरोफॉर्म बेटा हमारे पास है ऑप्शन 3 में। मतलब ये होगा कि इसके लिए ऑप्शन 3 होगा। अब आप देखिए यहां पर बी कब में 3 कहां दिया गया है? बी में 3 बेटा यहां दिया गया, मतलब ये भी कैंसिल हो गया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बेटा ए। ये कन्वर्जन है जो 4 आपको दिया मैच द फॉलोइंग, उसका ऑर्डर यही है। ये रीमर टाइमन है, सॉरी ये कोल्वे श्मिट है, ये रीमर टाइमन है, ये ऑक्सीडेशन है, और ये बेटा बात करें तो क्या है? ये हमारे पास है यहाँ पर विलियमसन रिएक्शंस। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा वो ऑप्शन है, बाकी तीनों ऑप्शन बेटा गलत है इसमें। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। ये यहाँ पर इसको मैं यहां लिख देता हूं। सबसे पहले इसको बेटा पास किया गया है बोरेन, फिर पेरोक्साइड इन बेसिक मीडियम। क्या बन जाएगा इसमें? यहां पर ये तो बनेगा बेटा हमारे पास, क्या बनेगा इसमें? पीएच। ये बनेगा हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल, ये बन गई प्राइमरी अल्कोहल बनेगी बेटा हमारे पास। अब इस प्राइमरी अल्कोहल को हम पास करेंगे किसमें? HBr पे। यहां से क्या बनेगा? PH CH2 CH2Br, ये बन गया। इसको पास करना बेटा मैग्नीशियम इन ईथर मीडियम। तो जब इसको मैग्नीशियम के साथ ईथर मीडियम में पास करेंगे तो क्या बनेगा? कुछ इस तरीके से बेटा बनता है ये बन गया। अब इसको बेटा पास करना है फॉर्मल्डिहाइड पर। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, क्या होगा? O कंबाइंड होगा MgBr के साथ, और ये कार्बन चेन C पर आएगी, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। हमारे पास बनेगा PH
CH2 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 OMgBr, ये बेटा बन गया। और जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे इन एसिडिक मीडियम तो क्या होगा, ये इतना हटेगा, ये पानी में डिसॉल्व होगा और यहाँ OH ग्रुप आएगा, ये बन जाएगा, ये बनेगा। ये है बेटा फाइनल कंपाउंड है इसका। यहाँ पर नंबरिंग करते हैं 1 2 3, 3 फेनाइल प्रोपेन 1 ऑल बनेगा और 3 फेनाइल प्रोपेन 1 ऑल बेटा ऑप्शन में ये है हमारे पास। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन करना था हमें यहाँ पर। आई होप सबको समझ में आया होगा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। बाकी जितने भी ऑप्शन बेटा इसमें दिए गए हैं सब के सब इसमें गलत है। नेक्स्ट अगले कन्वर्जन पर आते हैं 11 पर। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। बेटा ये तो लर्निंग है, आप सभी ने पढ़ा होगा। वैकर प्रोसेस रॉन्ग है यहाँ पर, यहाँ पैलेडियम क्लोराइड होता है, प्लेटिनम क्लोराइड नहीं होता है। सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, ये गलत दिया गया है। अगले पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वांटिटी विच चेंज विद टेम्परेचर। कौन सी क्वांटिटी विच टेम्परेचर के साथ चेंज होती है? देखिए टेम्परेचर और प्रेशर जो होता है बेटा ये वॉल्यूम डिपेंडेंट होते हैं। टी वी के डायरेक्ट होता है और पी वी के बेटा इनवर्स होता है। और अगर आप देखिए तो V ना तो यहां पर है, ना यहां पर है, ना यहां है। करेक्ट ऑप्शन इज बी, मोलैरिटी। ठीक है, तो टेम्परेचर क्वांटिटी विच चेंज विद टेम्परेचर, सो आंसर विल बी मोलैरिटी होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। दो स्टेटमेंट दी गई है, कहते हैं ऑक्सीजन बीइंग द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 16 शो ओनली -2। बिल्कुल गलत। ऑक्सीजन की बेटा जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है? -2 भी होती है, -1 भी होती है, -12 भी होती है, 0 भी होती है और प्लस में भी होती है। आप सभी जानते हैं ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में भी होती है। कितनी होती है? +2। तो ये पहली तो वैसे ही गलत हो गई। दूसरा लिखा डाउन द ग्रुप 16 स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, ये भी गलत है। +4 and +6 increases in beginning it increases but at the end of beta group because of क्या होता है inert pair effect +6 decreases। तो इसलिए ये जो बेटा स्टेटमेंट है ये भी गलत है और ये तो गलत था ही। तो जो आपका इसमें यहां पर ऑप्शन होगा इसमें कहा गया हमारा स्टेटमेंट 1 बोथ इनकरेक्ट। ये बेटा इसका करेक्ट ऑप्शन है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। इसमें से कोई भी स्टेटमेंट बेटा सही नहीं है इसमें यहाँ पर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं 14। कहते हैं किसमें कौन D2sp3 है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है बेटा, पर ये sp3d2 है, ये भी sp3d2 है, ये आपका dsp2 है और यही बेटा एक है जो क्या है D2sp3 है। बिकॉज स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इनर डी सबशेल कंट्रीब्यूट करेगा D2sp3। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, हेक्साइमाइन कोबाल्ट 3 आयंस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। चूज अ करेक्ट ऑप्शन हैविंग ऑल द एलिमेंट विद D10 कॉन्फ़िगरेशन। D10 कॉन्फ़िगरेशन किसमें है? इसके अलावा बेटा किसी में नहीं है। ना तो ये क्रोमियम 24 होता है, मुमकिन ही नहीं है। आयरन 26, निकिल में इसमें पॉसिबिलिटी बनती है, 3D8 होता है, पर इन्होंने चारों बोले हैं तो चारों बेटा इस ऑप्शन के अलावा किसी में भी नहीं है, क्योंकि यही एक ऐसा पेयर है जिसमें कॉन्फ़िगरेशन या तो n-1d10 4s0 बनेगी या n-1d10 4s1 बनेगी। बाकी इसके अलावा किसी और में कोई संभावना बेटा नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कहते हैं मेजर प्रोडक्ट बनाना है। अब क्वेश्चन में बॉन्ड कहां से ब्रेक करेंगे? देखिए यहाँ पर इसमें बॉन्ड बेटा यहां से ब्रेक होगा। मैं यहां लिख देता हूं क्योंकि हो सकता है वहां पर आपको ना दिखे। ये इसको बेटा रिएक्शन करानी HI के साथ। क्वेश्चन है कि बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा? बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा? तो बेटा बॉन्ड हम ये वाला बॉन्ड तो नहीं ब्रेक करेंगे, क्योंकि यहां पर क्या है, एक सॉरी एक मिनट, गलत, ये
क्वेश्चन है कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो बॉन्ड बेटा ये वाला ब्रेक होगा, क्योंकि यहां से जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ज्यादा स्टेबल है। और अगर बेटा ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, आई इधर गई, एच बेटा इधर जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या बनेगा हमारा इसमें, यहाँ पर ये बेटा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यही हमारा सही है, फाइनल आंसर है। टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड बनेगा और हेक्सेनॉल बनेगा इसमें। यहाँ पर दूसरा बेटा इसमें कुछ भी नहीं बनना है। आई होप सबको समझ में आया होगा। इसके बारे में और बता दें, ये बेटा एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और कौन सी है, SN1 है। ठीक है, ये SN1 जरूर है पर इसमें कायरलिटी नहीं है। ये SN1 इसलिए क्योंकि जब जो भी सब्स्टिट्यूशन होगा वो टर्शरी कार्बोकेटाइन पर हो रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है 2 स्टेप में रिएक्शन होगी। ठीक है, स्टेप 1 वेरी स्लो होती है जिसे हम डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं, और इस रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करेगी। आई होप सबको चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं इसी के साथ, क्वेश्चन नंबर 17। ये कहते हैं इन द लैंथेनॉइड द फॉर्मेशन ऑफ सीरियम Ce4+ फेवर्ड बाय नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। देखिए Ce4+ का अगर बेटा कॉन्फिगरेशन बनाए क्या बनेगा, यहाँ पर जीनन 4F0 5D0 6S0। ठीक है, अब अगर आप इस कॉन्फ़िगरेशन को देखिए, Ce का एटॉमिक नंबर बेटा होता है 58, 4+ का मतलब 54 और 54 जीनन का होता है। अब अगर आप एक चीज देखिए यहाँ पर, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल है। दूसरी बात, नोबल गैस के साथ में इसके बाद वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है और हाई ऑक्सीडेशन नंबर भी है, मतलब इट हैज ग्रेट एफिनिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन। और अगर इसमें इतनी ज्यादा एफिनिटी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, तो ऑब्वियसली बात है बेटा ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। मतलब दोनों की दोनों बेटा स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर, सही है। स्टेटमेंट 1 इज बोथ आर ट्रू, ये बेटा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सेकेंड होमोलॉग ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का जो बेटा पहला मेंबर होता है वो फॉर्मिक एसिड होता है, और जो सेकंड मेंबर होता है उसमें आप CH2 ऐड कर दीजिए तो ये बन जाता है CH3COOH, और CH3COOH बिलोंग होता है C2H4O2। तो जो ऑप्शन बेटा होगा वो हमारा ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं बच्चों। ये राइट which structure of protein remain intact after coagulation of egg white on boiling। देखिए बॉईल करने पर सारे जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन चेन होती है बेटा वो डिकम्पोज होती है, ब्रेक डाउन होती है, बट केवल एक ही प्रोटीन चेन या एक ही शेल ऐसी होती है जो नहीं ब्रेक होती है, और वो बेटा होती है कौन सी, प्राइमरी स्ट्रक्चर। NCERT में बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है बेटा ये, इसमें कहीं कुछ आपको समझना नहीं है, कोई कंसेप्चुअल पार्ट नहीं है। यही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो रिमेन इंटैक्ट होता है, बाकी सभी स्ट्रक्चर बेटा जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। कहते हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कन्फर्मेशन ऑफ इथेन। देखिए इथेन में 2 तरह के बेटा कॉन्फ़िगरेशन बनते हैं, एक होता है एक्लिप्स और दूसरा बेटा होता है स्टैगर्ड। इन्होंने कहा कौन सा सही है, तो इसमें बेटा बताओ 3 सही 1 गलत है। इसमें गलत वाले को फेवर कर लीजिए, क्योंकि देखिए कंफर्मेशन में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन बेटा नहीं है, सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन है, और खासकर जब कंपाउंड स्पेसिफिक हो जाए तो और भी कम इंफॉर्मेशन बचती है। इथेन के लिए बात करें तो इथेन बेटा 2 इंफॉर्मेशन होती है, 2 तरह के कंफर्मेटरी स्ट्रक्चर बनते हैं, स्टैगर्ड और इक्लिप्स। इन्होंने लिखा है इक्लिप्स इज मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन स्ट्रक्चर, तो बेटा बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है। स्टैगर्ड से ज्यादा स्टेबल इक्लिप्स नहीं होती है। तो यहाँ जो बेटा जो कहा गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो वो ऑप्शन सी है। यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा, स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स। दूसरी बात भाई ये सही है, कंफर्मेशन ऑफ इथेन इंटर कन्वर्टेबल होता है, ठीक है। दूसरा डाइहेड्रल एंगल भी 60 डिग्री बिल्कुल सही है, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो है कंफर्मेशन है, और भी बहुत सारे बन सकते हैं बेटा इसमें यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 21। इन्होंने कहा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है, इन 2 के अलावा बेटा कोई भी नोबल नहीं है, क्योंकि देखो एटॉमिक नंबर 38 है तो Sr2+ क्या हो जाएगा 36, कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 8 8 18। नोबल गैस
सीजियम की बात करते हैं बेटा 55 दिया हुआ है, प्लस है तो 54 हो जाएगा। ठीक है, 2 8 सॉरी देखो यहाँ पे स्टोरेंशियम की बात करते हैं, स्टोरेंशियम 2 + 36 होगा, 2 8 8 18 और सीजियम बेटा प्लस है 54 हो गया, क्या होगा 2 8 8 और क्या हो जाएगा 18 और 18, ये बेटा काउंट कर लो 54 आ जाएगा। इन दो को छोड़कर बाकी कोई नोबल गैस बेटा नहीं है, तो इसलिए इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा वो मात्र 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 1 मोल ऑफ PbS इज ऑक्सीडाइज्ड बाय x मोल ऑफ O3 टू गेट y मोल। इक्वेशन लिख लीजिए, PbS प्लस 4 मोल ऑफ ओजोन गिव्स PbSO4 प्लस 4 मोल ऑफ O2। यही इसकी इक्वेशन है। आप देखो यहाँ पर लेड सल्फाइड के 1 मोल है, कहते हैं इसके 1 मोल को ऑक्सीडाइज होने के लिए कितने मोल ओजोन चाहिए और कितने मोल O2 बचेगी, इन दोनों का सम होगा 8, तो योर आंसर विल बी 8। ये x है बेटा और ये y है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, यही करेक्ट आंसर है इसका। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बेटा बात की गई इसमें यहाँ पर कैसे करेंगे इसमें यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर पहले तो सेल रिएक्शन लिख लीजिए, 2H प्लस S2 बन जाएगा। ठीक है क्या बन जाएगा यहाँ पर, हमें क्या दिया गया है हाइड्रोजन रिलेटिव ई सेल, क्या हो जाएगा यहाँ पर E0 सेल माइनस 0.059 इलेक्ट्रॉन 2 बेटा हो रहे, लॉग पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एट 1 एटमॉस्फेयर अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस स्क्वायर हो जाएगा बेटा इसमें। यहाँ पर यहाँ से ई सेल क्या हो जाएगी हमारे पास माइनस 0.059 अपॉन 2, पार्शियल प्रेशर ये तो 1 हो गया और H प्लस कितना दिया गया है 10 की पावर -3, ये हो जाएगा यहाँ पर 10 की पावर +3 हो जाएगा बेटा हमारे पास ये। ठीक है, और ये हमारे पास कितना आएगा 3। यही बेटा इसको सॉल्व करना है, यही बेटा हमारा इसका आंसर है। आई होप सबको समझ में आया होगा क्वेश्चन। ये मेन कंसेप्चुअल पार्ट क्या है उसको समझना आपको बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, ये कहते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ कायरल कंपाउंड कितने हैं, ये पांचों बेटा कायरल है। पहला कायरल इसमें ये है, इसमें ये है, 1 मिनट सॉरी ये नहीं है, 1 मिनट 1 मिनट, ये हमें बेटा इसमें बताना है टोटल नंबर ऑफ कायरल कंपाउंड कितने हैं इसमें यहाँ पर। तो कायरल कंपाउंड बेटा अगर आपको इसमें देखना है तो कैसे देखेंगे इसमें यहाँ पर, आप इसको गौर से देखिए सभी लोग। इसमें यहाँ पर टोटल 7 कंपाउंड आपको दिए गए हैं। कौन कौन से, ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7। पहला तो बेटा ये हो गया, सबको दिख रहा होगा। ठीक है, दूसरे की बेटा बात करते हैं इसमें यहाँ पर। दूसरा कायरल कंपाउंड कहाँ है हमारा, इसमें ये हो गया हमारे पास दूसरा, ये हो गया H हो गया, ये कायरल कार्बन है, इधर ये कायरल कार्बन है, इधर ये कायरल कार्बन है, इधर ये कायरल कार्बन है, 4 हो गए। ये होना नहीं बेटा क्योंकि कायरलिटी सॉरी ये बेटा कायरल है, ये कायरल नहीं है क्योंकि ये दोनों कार्बन चेन बराबर है। और पांचवा बेटा ये है आपका। टोटल 5 कायरल कंपाउंड है इसमें यहाँ पर, क्योंकि इन पांचों में ही क्या सिमेट्रिक कार्बन कम से कम एक जरूर मौजूद है। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अगले क्वेश्चन बेटा हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कहा गया है स्पिन द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट हमें बताना है ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे बेटा पहली चीज आप देखो, इसमें प्लेटिनम की यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। ठीक है, और अगर बेटा इसकी हम कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे तो इसमें जो नंबर ऑफ अनपेयरिंग आती है, अनपेयरिंग वो बेटा आती है 0। अब अगर नंबर ऑफ अनपेयरिंग 0 है तो ऑब्वियस सी बात है बेटा जो नेट में डाइपोल मोमेंट आएगा N+2, ये भी बेटा कितना आएगा 0 आएगा।
यही इसका करेक्ट आंसर है। इसका नेट में जो मैग्नेटिक मोमेंटम आएगा बेटा वो 0 आएगा। आगे बढ़ते हैं 26 नॉन पोलर पूछा गया है। पहला नॉन पोलर बेटा इसमें वो हाइड्रोजन है, दूसरे नंबर पे CO2 इक्वल और अपोजिट डाइपोल, CH4 सिमेट्रिकल और BF3 ये प्लेनर। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ बेटा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, टोटल नंबर ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल 4 है, क्योंकि इनका नेट में जो डाइपोल आएगा बेटा वो 0 डिवाइड आता है। ठीक है, अब अगर मॉलिक्यूल डाइएटॉमिक तो क्या होगा वहां पर इंडिविजुअल और सिंगल डाइपोल होगा, बट अगर वो पॉलीएटॉमिक है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें एक से ज्यादा डाइपोल होते हैं। बाकी के जो 3 कंपाउंड की बेटा मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, कुछ में इक्वल और अपोजिट डाइपोल है और कुछ में सिमेट्रिकल डाइपोल है। ठीक है, ठीक है, जैसे कि मैं बात करता हूँ CH4 नेट शिफ्टिंग 0 होती है बेटा इसमें। यहाँ पर CO2 में भी क्या होगी, नेट शिफ्टिंग 0 होती है बेटा। ठीक है, तो डाइपोल कैंसिल्ड आउट होते हैं। सेम चीज BF3 में होती है बेटा, इनका डाइपोल जो है वो इनसे कैंसिल हो जाएगा। हर एक का डाइपोल जो होता है बेटा दूसरे से कैंसिल होता है, ये इक्वल और अपोजिट डाइपोल। ठीक है, तो जो इसमें 4 ऐसे मॉलिक्यूल है बेटा जिनके नेट डाइपोल 0 हैं, इसीलिए टोटल नंबर ऑफ जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है बेटा यहाँ पर वो 4 है। आगे बढ़ते हैं इसमें 5th, ये दिया हुआ एक थर्मोडायनेमिक रिएक्शन है जिसमें M का कन्वर्जन N में हुआ है। T दिया हुआ है, डेल्टा H है, डेल्टा S, इक्विलिब्रियम है, तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा बेटा पर डेल्टा G होता है डेल्टा H माइनस T इंटू डेल्टा S। इक्विलिब्रियम पर डेल्टा G 0 होगा तो डेल्टा H क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर माइनस T इंटू डेल्टा S होगा। फॉर अ थर्मल मॉलिक्यूलर रिएक्शन, वैसे हमें चाहिए क्या इसमें यहाँ पर लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट log K की वैल्यू चाहिए, हमें log K की वैल्यू बेटा चाहिए। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा हम लोग आते हैं। इसमें ये दिया गया यहाँ पर पहला काम क्या करेंगे, इसमें हम डेल्टा G फाइंड कर लेते हैं। क्या होगा डेल्टा H माइनस T इंटू डेल्टा S। अगर हम इसको करते हैं बेटा यहाँ पर डेल्टा H हमको दिया गया कितना 77.2 और T दिया गया बेटा हमको यहाँ पर 400 और डेल्टा S दिया गया बेटा हमको 122 जूल में है, किलो जूल में कन्वर्ट कर लीजिए इसको आप। और अगर इसको किलो जूल में बेटा कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाई 1000 होगा, 2 जीरो कैंसिल हो गए और 5 जा 10, ये आएगा 244 डिवाइड बाई 5। ये हो जाएगा, ये डेल्टा G आ गया हमारे पास। और इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो कितना आएगा 4 इतने किलो जूल बेटा पर मोल आएगा, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब डेल्टा G क्या होता है माइनस 2.303 RT log Kc, ये होता है यहाँ पर। तो यहां से log K की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी 28.4 अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू T, ये हो गया। अब क्योंकि ये जूल में है और ऊपर किलो जूल में है तो log K कितना होगा बच्चों, यहाँ पर माइनस का साइन पहले लगा लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया। ये कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, ये अगर हम इसको सॉल्व करें 2 जीरो तो यहां से कैंसिल होते हैं हमारे पास,
ये इसके लिए एक छोटी सी कैलकुलेशन बेटा करूंगा, सामने ही यहाँ पे करता हूँ फोन पर ही। टू 2.303 इंटू 8.314, ये बेटा आएगा 19.4 इंटू 4, ऊपर 10 भी बचा हुआ बेटा हमारे पास, तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना 284 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे 4 से, ये बेटा आएगा 76, इसको आगे सॉर्ट आउट करते हैं हम, 284 डिवाइड बाई 76 3.7, ये बेटा आती है हमारे पास log k की वैल्यू। अब हमें करना क्या है, हमें इस चीज को बेटा लिखना है इस फॉर्मेट में, तो log kc क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, हम यहां नोट कर लेते हैं log kc इस इक्वल टू हमारे पास आता है 3.7, ठीक है, हम इसको लिखेंगे यहाँ पर 37 इंटू 10 की पावर -1, और ये बेटा डेटा माइनस में होगा, प्लस में नहीं है कोई भी डेटा इसमें, ये हो गया। इसका मतलब अगर हम इस डेटा को इससे कंपेयर करें तो यहाँ से बेटा हमारे पास log kc की वैल्यू हमारे पास आएगी, ये आएगी 37, ये डेसिमल नहीं है कुछ भी, इसको सभी लोग साफ कर लेंगे यहाँ पर, ये नहीं है बेटा कुछ भी, तो जो करेक्ट ऑप्शन बेटा हमारा है वो है 37 log kc, ऐसे बेटा इसको करना है, ये तरीका है इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप सबको समझ में आया होगा। पहला काम डेल्टा जी निकालेंगे क्योंकि हमें डेल्टा एच टी और डेल्टा एस दिया हुआ है, इसके बाद बेटा हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, मतलब डेल्टा जी इज इक्वल टू -2.303 RT log kc, इसको बेटा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सोल्यूशन आता है। आई होप इतनी चीजें सबको समझ में आई होगी। इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 28, एनिलीन की बात कर लेते हैं बेटा हम लोग। एनिलीन का फॉर्मूला ये होता है, इसकी रिएक्शन बेटा कराई गई किसे, एसिटिलाइड से कराई गई है, टू प्रिपेयर एसिटिक एनहाइड्राइड से कराई गई, सॉरी, ये बेटा होता है एसिटिक एनहाइड्राइड, ये यहां से एक H हटेगा और ये पूरा एसिटिक एसिड माइनस हो जाएगा, और हमारे पास बेटा बनता है ये लाइट बन गया, ठीक है। इसका गिवन मास बेटा हमको दिया गया है 9.3 ग्राम, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर मास बेटा कितना होगा, कार्बन 6 है 72, नाइट्रोजन 1 है 14, और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 और 2 7, ये हो जाएगा 93 यूनिट का बेटा। ऐसे ही हम इसका गिवन मास बेटा हमको फाइंड करना है, इसको हम एक्सेलरेट कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, 6 कार्बन ये है, 2 ये 8, 96 प्लस 1 नाइट्रोजन है बेटा 14, ये हो गया, 1 ऑक्सीजन है 16, 4 हाइड्रोजन ये है 5 6 7 8 9, ये इसको ऐड करते हैं 14 और 16 होता है 30, 39 140, 95 और 40 बेटा होगा 135, ये हो गया। अब हम अगर हम इक्वेशन को देखें तो इसके एक मोल से इसके एक मोल बन रहे बाई POAC, ये कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, दोनों के मोल बराबर कर दीजिए, तो इसका मोल क्या हो जाएगा, गिवन मास जो कि 9.3 अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यहां करते हैं हम POC थ्योरी बेटा अप्लाई करते हैं, इनका मास जो कि 9.3 है अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू इनका मास जो कि पता नहीं है अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये बेटा कैंसिल होगा, 1/10 आएगा, और x की वैल्यू आएगी 135 इंटू 10 की पावर -1। अगर हम इस डेटा को इससे बेटा कंपेयर करें तो ये 135 आ जाएगा, और यही आपका फाइनल आंसर है। ये क्वेश्चन बेटा ऐसे करना था आपको। आई होप सबको समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, ये टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे देखिए
पहली चीज हाफ लाइफ केस इक्वल टू क्या होगा 0.693 अपॉन T1 हाफ, ये पहला क्वेश्चन बेटा बन गया। और के क्या होगा 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल 100 मान लीजिए, कंप्लीट कितनी हुई है, बची कितनी यहाँ पर 0.1, ये हो जाएगा किसके 0.693 अपॉन T1 हाफ। तो ये डेसिमल हटा दीजिए, 0 बड़ा 2.303 अपॉन टी, ये हो गया, ये कैंसिल होगा बेटा इसमें, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 3 अपॉन टी इज इक्वल टू 0.3010 अपॉन T1 हाफ। और टी क्या हो जाएगा बेटा, ये होगा T1 हाफ इंटू 3 अपॉन 0.3010, और ये हो जाएगा बेटा 9.97 इंटू T1 हाफ। और अगर हम इसको राउंड ऑफ कर दें तो ये 10 समथिंग आएगा, मतलब जो आंसर होगा बेटा वो ये होगा टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 टाइम ऑफ इट्स हाफ लाइफ। आई होप सबको समझ में आया होगा, यही बेटा इसका आंसर है। पहला काम हाफ लाइफ का फॉर्मूला पुट किया, फिर फर्स्ट ऑर्डर के लिए दोनों को इक्वेट कर दिया, और ये बेटा फाइनल आंसर है। जो करेक्ट रिलेशन है वो यही बनेगा हमारा। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन पर बेटा हम लोग आते हैं। लिखा वॉल्यूम ऑफ 3m NaOH विच कैन बी प्रिपेयर्ड 84 ग्राम, मोलैरिटी को एक्सपेंड कर दीजिए, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर में चाहिए बेटा हमको वॉल्यूम, ये चीज देखना हमें, डेसीमीटर क्यूब है। मोलैरिटी कितनी दी गई 3, तो क्या हो जाएगा 20 इक्वल टू होगा 84 अपॉन 120, ये हो जाएगा बेटा इसमें यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 84 अपॉन 12 इंटू 10 की पावर -1, और ये 7 आ जाएगा। तो V आ गया बेटा हमारे पास 7 इंटू 10 की पावर -1 डेसीमीटर क्यूब, ये बेटा इसका आंसर होगा। अगर हम इसको कंपेयर करें इससे तो ये बेटा 7 आंसर होगा। तो ये इस तरह से बेटा 27 जनवरी शिफ्ट 2 के कंप्लीट 30 क्वेश्चन का ये सभी एक्सप्लेनेशन है, जो कि मैंने आपको आज वन शॉट में आपको मैं दिया है। मैंने आपको इसको सभी लोग एक बार आराम से पढ़िए, कई बार पढ़िए, समझिए। आई होप आपको अच्छा भी लगेगा, मजा भी आएगा, और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे कि कैसे हमें चीज़ों को अप्लाई करना है। ठीक है, और इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो क्लोज करता हूं, और इस कमिटमेंट के साथ कि जल्दी आपके सामने मैं फिर एक बार आऊँगा बाकी के जो भी पेपर्स हैं उनके सोल्यूशन का। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।